नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बुलेटिन की शुरुआत 9 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज सीएम योगी लखनऊ में ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इकाना स्टेडियम में होने वाले सम्मान समारोह के लिए गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी कल ही लखनऊ पहुंच गए थे। वहीं यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सरकार ने लखनऊ में बाढ़ कंट्रोल रूम बना रखा है, जहां से पूरे सूबे पर नजर बनाए रखी गई है। उधर तालिबान के समर्थन में यूपी में बयानबाजी थमती नहीं दिख रही है। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बाद अब उनके बेटे ने भी तालिबान को हीरो बता दिया है। वहीं गोरखपुर में पुलिस ने जनता से सीधे जुड़ने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। अब पुलिस चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाली है। और अब बात करते हैं बाढ़ के कहर के। यूपी के 10 जिलों में 807 गांव में पानी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड के बाद अब गोरखपुर से सटे इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। न्यूज़ 18 लगातार पीड़ितों के बीच जाकर उनका दर्द साझा कर रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर और गोरखपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। राप्ती नदी ने तबाही मचा रखी है। बलरामपुर में लोग परेशान हैं, अपने आशियानों को छोड़ने को मजबूर हैं। और इधर रोहिणी नदी का कहर भी देखने को मिल रहा है गोरखपुर में, जहां पर जलस्तर नदी का लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते लोगों के सामने परेशानी भी बढ़ती जा रही है। तो बलरामपुर में तराई के मैदानी इलाकों में बहने वाली राप्ती नदी ने निचले इलाकों में तबाही मचा रखी है। 100 से ज्यादा तटवर्ती गांव में दहशत का माहौल है। धीरे धीरे कल्याणपुर गांव का अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। रोहिणी नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। राप्ती, घाघरा समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। राजघाट पर राप्ती नदी के किनारे बने गुरु गोरखनाथ घाट और बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट राप्ती नदी के पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर में भी बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए हैं। कैसे लोगों के सामने परेशानी वहां पर खड़ी हो गई है, आइए आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बाढ़ के पानी से हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। लगातार बढ़ते जलस्तर से लोगों को आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और जमीन का कटान होने से लोग खौफ में हैं। लोगों का आरोप है कि बाढ़ की वजह से हर साल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जाती। जो कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, अभी यहाँ कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे नहीं आए हैं जो कि कुछ यहाँ बातचीत करें। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बलरामपुर से सर्वेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, इस वक्त वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल अमित, गोरखपुर में इस वक्त बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहां पे लोग नाव के सहारे घरों से अपने बाहर आ रहे हैं। और देखिए नाव पे ही वो साइकिल लेके आ रहे हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर यहीं से वो अपने काम के लिए जाएंगे। गोरखपुर में मौजूदा समय में जो रोहिणी नदी है वो करीब 1.5 मीटर के करीब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती, घाघरा, गोर्रा, सरयू सहित अन्य नदियाँ जो है, जो 7 नदियाँ गोरखपुर से बहती हैं, वो सभी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। और इस वक्त मौजूदा वक्त में करीब 21 गांव गोरखपुर के मुरुंड हो चुके हैं और 50 गांव इस वक्त प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से जो है व्यवस्था की गई है, इंतजाम किया गया है। प्रशासन का यह कहना है कि कैंपियरगंज तहसील, सदर तहसील और सजनवा तहसील में जो खाद्य पैकेट हैं उसको वितरण के लिए भेज दिया गया है। साथ ही खाद्य वितरण भी किया जा रहा है और प्रशासन ने हर गांव में नाव की व्यवस्था भी कर दी है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन इस वक्त मैं जिस शेरगढ़ गांव में खड़ा हूं, यहाँ पे ग्रामीण चूंकि यहाँ पे हर घर पे यहाँ पे नाव है, ये आ रहे हैं। क्यों, काम पे जाना है भैया? हाँ, काम पे तो जाना है। तो पानी कहाँ तक लगा है? पानी तो देख ही रहे हैं कहाँ तक लगा है। तो ये बताइए कि बढ़ रही है नदी अभी? हाँ, अभी बढ़ रही है, अभी रुकी नहीं है।
कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक आया? अभी कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, अभी नहीं। तो अभी चूंकि ये सदर तहसील का क्षेत्र पड़ता है, अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया है, लेकिन इस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर हम उम्मीद करते हैं राम गोपाल की इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन संज्ञान लेगा। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, वहां से क्या अपडेट, कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए अमित, राप्ती नदी इस समय लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और जब राप्ती नदी खतरे के निशान को क्रॉस करके ऊपर बहती है तो इसके जो तटवर्ती इलाके हैं यहाँ तबाही मचती है। तो इस समय लगभग 100 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें 50 गांव ऐसे हैं जो लगभग मैरून हो चुके हैं, जो चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जहां नावें लगाई गई हैं। तमाम स्कूल डूब गए हैं, गांवों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनको गांव से पलायन करके बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो इस तरह राप्ती नदी, हालांकि 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, यह एक शुभ संकेत है, जिसका असर ये हुआ है कि जो पानी आना चाहिए था वो उसकी रफ्तार कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी राप्ती नदी खतरे के निशान से जब ऊपर बह रही है तो तमाम ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, वहां तक राहत सामग्री का पहुंचना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो मवेशियों की आ रही है, उनके पास तक उनको चारा पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये दिक्कतें आ रही हैं और अभी उम्मीद की जा रही है, जो प्रशासन जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसमें ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर बारिश नहीं होती है या नेपाल से पानी नहीं आता है या नेपाली पहाड़ियां जो बरसाती नाले हैं, पहाड़ी नाले हैं, वो अगर कार्य उफान पे नहीं आते हैं तो इस रफ्तार को रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर वाराणसी से है। यहाँ पर भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, कई इलाकों में लोग छतों पर हैं और 1 मंजिल तक पानी भर चुका है। हालांकि सरकार उन्हें जरूरी सामान, दूध, सब्जी, पानी, राशन उपलब्ध करवा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने वाराणसी के आसपास के करीब 150 किलोमीटर के दायरे का दौरा किया। कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और लोगों तक कैसे राहत पहुंचाई जा रही है वो भी देखें। इस वक्त हम गंगा के पानी में हैं, लेकिन ये पानी गंगा नदी में नहीं बल्कि वाराणसी के मारुति नगर इलाके में है। अगर इस इलाके को देखें तो लगेगा कि ये कॉलोनी नदी के बीच में बसी है। पूरा का पूरा इलाका आप देखिए कि डूबा हुआ नजर आ रहा है। गेट सबके डूबे हुए हैं, थोड़ा सा पानी डाउन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी मुसीबत जो है वो कम नहीं हुई है। आप देखिए छत पे खड़ी हैं और इनकी क्या समस्या है, इनको भी इनसे भी बात कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ है। तो बहुत ही मुश्किलात की बहुत ज़रूरत है और देखिए यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और देखिए इनको पानी कैसे दिया जाएगा। ये भी एक बहुत ही रेस्क्यू होती है, मदद होती है। हाँ, तो कैसे ये पानी लेंगे ये आप देखिए कि बहुत ही कठिनाई है और कैसे लोग रह रहे हैं। यहाँ रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और देखिए पूरा का पूरा मकान पानी है, जलमग्न है। अब एनडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं वो नीचे जाएंगे और गेट के पास पानी देंगे, क्योंकि यहाँ पानी है और पानी काफ़ी है यहाँ। तो आप ये देखिए कि कैसे एनडीआरएफ की टीम जो है कैसे काम यहाँ पर कर रही है और कैसे यहाँ काम करती है। ये आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो पानी देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और कैसे। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। लखनऊ में आज सीएम योगी ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इकाना स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीना समेत कई खिलाड़ी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत किया था और आज उनका सम्मान किया जाएगा इकाना स्टेडियम में, जहां पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज यहां पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराने वाले इन तमाम खिलाड़ियों का सम्मान होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी खिलाड़ियों को बुलाया गया है, उनका भी सम्मान किया जाएगा। यूपी से जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में शिरकत की थी उनको भी आज इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में जितने मेडल विनर्स हैं, 4th प्राइज़ विनर्स हैं, सबको बुलाया गया है। हॉकी और महिला हॉकी और पुरुष हॉकी की टीम आ रही है। इंडिविजुअल इवेंट्स के भी सभी हमारे विनर्स आ रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और काफ़ी लोग और रहेंगे और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने एसोसिएशंस के उनके भी लोग।
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 7,301 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। जिस तरह से विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना प्रबंधन, किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, उससे इस बात की आशंका है कि विपक्ष आज अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान हंगामा कर सकता है। सदन में अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सदन स्थगित कर दिया जा सकता है। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर के बेटे और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ममलूक उर रहमान ने तालिबान को मुबारकबाद दी है। उनकी नज़र में तालिबान हीरो है और उसने सुपर पावर अमेरिका को हराया है। पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने कहा है कि तालिबान अब पहले से काफ़ी बदल गया है, इसलिए भारत सरकार को भी उनसे बात करनी चाहिए और तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। तालिबान से उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते। आखिर तक जब तक एक भी अमेरिकी न रहे वहाँ या हमारे लोग न बचें, हमें सबको लेके जाना है यहाँ से। तो वो माहिदा तालिबान ने कर रखा था। अब पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा, और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है अमेरिका के पास। इसलिए एयरपोर्ट पे जो भी भगदड़ हुई है वो अमेरिका का जहाज़ था, मिलिट्री का, और उस पे लोग चिपक रहे थे। मैंने भी वीडियो देखी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर कासगंज से है, जहां पर सिपाही से राइफल लूट ली गई है। राइफल छीनकर बदमाश फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड हो गई है। मथुरा बरेली हाईवे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोदाम में लूट की खबर पर पुलिस अब पहुंची हुई थी और उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां पर सिपाही से राइफल लूट ली गई। ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल गोदाम में लूट की वारदात पर पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी। इसी दौरान बदमाश सिपाही से राइफल लूटकर फरार हो गया। और हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी है इन तस्वीरों के बारे में? अमेरपुर में आपको बता दें, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के कासगंज बरेली हाईवे का है, जहां एमेजॉन का स्टोर है। यहाँ देर रात सुबह करीब 3 बजे के करीब आसपास की घटना बताई जा रही है। अज्ञात बदमाश एक्सयूवी गाड़ी में सवार होकर आए थे, एमेजॉन के स्टोर को लूटने का प्रयास कर रहे थे। तभी वहाँ मौके पर जो पुलिस गश्त कर रही थी, कोबरा गश्त कर रही थी, वही तथा मौके पर सिपाही पहुंच गए। उन्होंने उनसे जो है रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने उनसे हाथापाई कर दी, उनके साथ मारपीट कर दी और उनकी राइफल जीते फरार हो गए। तभी से लगातार पुलिस उनको बदमाश को ढूंढने का प्रयास कर रही है और तमाम टीमें, पुलिस कप्तान ने बताया है, तमाम टीमें लगा दी गई हैं। चारों तरफ पुलिस गहन जो है ढूंढ रही है उनको और जल्दी ही गिरफ्तार करने की बात कही गई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। पर उठाए